एक छोटा सा वाक्य है नारद मुनि और भगवान विष्णु के बीच में। वो कहते हैं जिस ज्योतिषी ने 50,000 हॉरोस्कोप ना देखे हों वो ज्योतिषी पूर्ण रूप से होता नहीं है। 20 साल से लेकर 18 साल से लेकर और 50 साल या 60 साल तक भी हर बार कुछ ना कुछ ऐसे ट्रांजिट्स या ऐसे दशाएं आती हैं जो को विंडो बोलते हैं जिसके अंदर मैरिज पॉसिबल है। फिर इंटरप्ले आता है बहुत सारे प्लैनेट्स का, सूर्य का, चंद्रमा का, जुपिटर का, मरकरी का, मंगल का। अब ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, ज्यादा इंटरप्ले शुरू हो जाता है इनका। सूर्य यानी पिता, चंद्रमा यानी माता, मंगल यानी भाई और फिर बहन। इनका अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है तो वो शादी के अंदर परेशानी क्रिएट करता है। जब कोई भी इस राह पर है जहाँ पर वो पैसों को लेकर बहुत इशू चल रहे हैं उसके, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए सर? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी कुंडली के अंदर योग क्या है। इज अ एम्प्लॉई योगा और एम्प्लॉयर योगा। हर एक के हॉरोस्कोप के अंदर 9 ग्रह होते हैं और वो 9 ग्रह जो है उसमें से कुछ ग्रह जो हैं उस हॉरोस्कोप के लिए दुष्ट होते हैं, मेलेफिक होते हैं और कुछ फ्रेंडली। पिछले साल को 2024 को बोला गया शनि का साल है, अब 2025 को बोला जा रहा है कि ये मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है। तो इसका मीनिंग क्या है सर? अब इस साल जो है सबसे अच्छी बात क्या होने वाली है कि 29 मार्च को एक ट्रांजिट है जिसके अंदर शनि पाइसेस साइन के अंदर आ जाएंगे। तुमने अगर अपने कर्मा करेक्शन नहीं किए तो तुमने जैसा अपना जीवन पिछले जीवन में जिया है वैसा ही जियोगे। क्या ऐसा होता है अगर आप एक लाइफ में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर भगवान की ज्यादा पूजा करनी चाहिए? मेरे पास जो लोग सेपरेशन के दर्ज पे बैठे होते हैं और वो आते हैं कहीं से पूछ पाछ के, आते ही कहते हैं कि सर हमने तो शादी की थी, गुण मिला के शादी की थी और उसके बाद भी सर ये परेशानी हो गई, लड़की ये नहीं करती, लड़का वो नहीं करता, ऐसा है वैसा है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ टूल टू स्प्रेड फियर, टूल टू बेसिकली जस्ट इरेडिकेट द फियर फ्रॉम द मासेस। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं और लेकिन कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, तो इनके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग? हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आपको लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। सेम टॉपिक पर हमने कुछ दिन पहले हमने एक और पॉडकास्ट किया था, लेकिन उसमें इतने सारे सवाल आए कि हमें लगा कि एक और पॉडकास्ट एक नए पर्सपेक्टिव के साथ हमें करना चाहिए ताकि उन सभी सवालों के जवाब इसमें दिए जा सके। आज हम बात करने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि कैसे एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप अपनी लाइफ में बेहतर चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक बेहतर लाइफ को कैसे लीड कर सकते हैं। चाहे आप रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हो, अपने काम को बेहतर करना चाहते हो, बिजनेस को बेहतर करना चाहते हो, अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हो, इन सब एरियाज में एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि अगर मेरा एक बार जब मैं पैदा होता हूं तो मेरे भाग्य लिख दिया जाता है और फिर उसमें कुछ करेक्शन नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें आप अपने कर्म के अकॉर्डिंग, कर्मा के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, कर्मा करेक्शन किया जा सकता है, जिससे निरंतर रेगुलरली आपका भाग्य बदलता रहता है। वो सारी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हम आज लेंगे, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता आप कब पैदा हुए, क्या किया, लेकिन इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप आज के बाद क्या करने वाले हो। यही हम मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं। और आज उसके लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को हेल्प की, मदद की। 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन जिस तरह का इनका पर्सपेक्टिव है मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये मानता हूं कि आज ये वो सारी बातें करने के लिए एक्सपर्ट है और आज हमें बहुत सारी मदद करने वाले हैं। सो विनय जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। सर मैं सबसे पहले इसी से शुरुआत करना चाहूंगा कि रिसेंटली मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा सुशांत जी के साथ, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था वो, और इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड था। और आपने दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी भविष्यवाणी की थी, वो आई थिंक इलेक्शन से एक हफ्ता पहले वो रिलीज हुआ। हाँ, रिलीज एक हफ्ता पहले हुआ था, लेकिन 10 दिन पहले हुआ था और मैंने वो पॉडकास्ट जो है वो 10-1 जनवरी के आसपास शूट किया था। वाह। तो मतलब हाउ डू यू सी दिस, मतलब जब आप इतनी बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर आप पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हो, तो ये इतना एक्यूरेट कैसे आ जाता है सर? इसमें मेरी प्रिडिक्शन किसी ना किसी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है। Okay. उस पॉडकास्ट को भी यदि आपने देखा हो तो मैंने उनसे पूछा था, देखिए ये वाला क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा नहीं है तो आप मुझसे पूछिए क्वेश्चन। तो उनके कैमरामैन ने क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, okay. तो मैंने फिर बताया कि तुम किसको सपोर्ट करते हो, तो उसके हिसाब से मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी और बताया था कि ये होने वाला है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं जो हूँ उसके बाद उसका एक कुंडली ड्रॉ करूँ, और कुंडली ड्रॉ करने के बाद जो रिजल्ट है वो ठीक ठीक आ जाता है यदि मुझे पढ़नी आती है तो। तो आपको क्या लगता है कि जो हुआ दिल्ली में सही हुआ?
पॉलिटिकल के वो कुंडली के पढ़ने से बाहर है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि मैंने दिल्ली की कुंडली बनाई है, यानी कि दिल्ली की कुंडली। दिल्ली जो है वो सन 1911 में बनी थी, जो कैपिटल बनी थी, जो कलकत्ता से यहाँ शिफ्ट होके आई थी। 12 दिसंबर की बात है, जब जो जॉर्ज पंचम थे उन्होंने घोषणा की थी और 15 तारीख को फॉर्मली बन चुकी थी। तो मैंने कुंडली दिल्ली की बनाई है। तो दिल्ली के आने वाला समय डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो में हो, चाहे वो इंफ्रा के में हो, चाहे वो जल हो, चाहे कुछ भी हो, तो इन द नेक्स्ट 1 ईयर दिल्ली इज़ गोइंग टू शाइन लाइक एनीथिंग। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो सैटर्न का ट्रांजिट है दिल्ली की चंद्र राशि से, दिल्ली की तुला राशि होती है, तो तुला राशि से बहुत अच्छी पोजीशन पे है, 6th हाउस पे है। तो वो हमेशा जो है एक पॉजिटिविटी देकर आता है, यानी कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त आप बदलाव देखेंगे अगले 1 साल के अंदर। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन की भी राशियां होती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वो कब बना, कैसे बना और उसकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से जो कुंडली बन जाती है। ओके, वाओ, दिस इज सो गुड। ये मेरे लिए कुछ और नया है, बट आई एम श्योर अब तो बहुत सारी नई बातें हम करने वाले हैं। सर, जब मैं हम इस हमारे चैनल पर हम ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम जान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे ना हमें एक सही लाइफ को लीड करने में मदद कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, एस्ट्रोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन, इसको साथ में लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? ये अलग है ही नहीं, ये एक ही चीज़ है। ओके। एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको एक राह दिखाती है कि आपको क्या फॉलो करनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन आपकी सोच है कि आप कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। एक बार आपकी सोच डेवलप हो गई तो जो एस्ट्रोलॉजी है या ज्योतिष है वो आपको एक राह दिखाना आरंभ कर देगी। तो सबसे पहले तो आपको एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे ये चाहिए। वंस यू हैव दैट थॉट ऑफ नॉलेज या फिर ये सोच है, तो उसकी राह आपको ज्योतिष दिखाई देगी। सर, लेकिन कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब जैसे ना कोई इंसान है, जैसे हम मैनिफेस्टेशन में बात कर रहे हैं कि यार पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। अब लोगों की ना अलग अलग सिचुएशन रहती है। अब किसी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसा कमाना चाह रहा है, लेकिन उसको ये महसूस हो रहा है बार बार कि यार सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, मैं पॉजिटिव कैसे महसूस करूं। और जब तक उसकी एनर्जी नहीं बदलेगी, चीज़ें नहीं बदलेंगी। फिर लेकिन कई बार जब वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि भैया तुम्हारी तो 7.5 ही चल रही है, या तुम्हारा तो वक्त खराब चल रहा है और ये इतने साल चलेगा। अब जैसे ही वो सुनते हैं लोग कि भैया ये 3 साल का है, 4 साल और बचे हैं तुम्हारी ज़िंदगी के, तो मुझे लगता है, मैंने बहुत लोगों से बात की तो वो कहते हैं हम गिव अप कर देते हैं और हम सोचते हैं कि अब जो होना है तो बाद में होना है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो ज्योतिष चुना है वो ठीक नहीं चुना। देखिए, वक्त खराब चल रहा है, ये ज्योतिष क्या बताएगा? ये तो आदमी को खुद पता है कि मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा। मेरे को 100 रुपये कमाने चाहिए और मैं कमा रहा हूँ 20 रुपये या 25 रुपये, तो वक्त तो ठीक है नहीं। बहुत सारी परेशानी आ रही हैं, तो इसको पूछने के लिए भी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष के पास जाने का जो मेन कारण है वो तो ये है कि हमको यहाँ से रास्ता क्या देखना है, व्हाट इज़ द वे थ्रू। अगर ज्योतिष जो है वो आपको ये बताएगा कि आपकी ये परेशानी चल रही है, दशा चल रही है, या आपकी शनि चल रही है, या आपकी जो ट्रांजिट है राहु केतु का वो ठीक नहीं है, या आपका अष्टक वर्ग ठीक नहीं है, तो इससे उसका भला क्या होने वाला है? इससे कोई भला थोड़ा होने वाला है। आपको तो ये देखना है कि ये परेशानी है और ये वे थ्रू है। यदि वे थ्रू अगर ज्योतिष नहीं बता सकता तो मेरे ख्याल से उसकी अभी प्रैक्टिस हल्की है, उसको अभी एक्सपीरियंस कम है, उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे अपने क्लाइंट को या जो परेशान व्यक्ति है उसको कैसे राह दिखानी है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम जो है वो एक अच्छी सी एक पाथ निकाल पाएँ उसमें से, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि कैसे हम जो है कम से कम रेजिस्टेंस से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। तो ये ज्योतिष का काम होता है। तो आपका जो भी क्लाइंट है और जो ये कहते हैं कि हम तो बहुतों के पास गए और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो बेचारे गलत के पास गए। तो आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा, मतलब ये आई नो ये बहुत अलग सा सवाल है, बट क्या आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा क्राइटेरिया है क्या कि अगर कि मिनिमम नॉलेज उसको, एक ज्योतिष को इतनी होनी चाहिए? कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? क्योंकि देखिए मैं आज के टाइम में मान रहा हूँ सर, आज के टाइम में क्या हो गया है कि पुराने ज्योतिष तो नहीं रह गए, तो आजकल लोग कोर्स करते हैं ज्योतिष का। अब मैं गलत नहीं मानता, ठीक है, सब लोग सीख रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग नई नई ज्योतिष सीखते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं, उसके सॉल्यूशन लोगों को बताने लगते हैं, और वो
बन जाते हैं। तो क्या कोई तरीका है ये समझने का कि कौन इंसान सही बता रहा है या कोई सही नहीं बता रहा है? इसका तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपसे ही पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल भगवान न करे आपके दांत में प्रॉब्लम हो जाए हाँ। और किसी ने आपसे कह दे, कोई आपका जानकार कि ये तो उखड़वाना पड़ेगा, और आप जो है किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, आपको लगे यार ये डेंटिस्ट तो अभी कल परसों ही पढ़ के आया है, तो क्या आप उससे अपना दांत निकलवाएंगे? मुझे लगता है कि आप उससे दवाई लेके कहेंगे मैं देखता हूँ, फिर आप किसी और के पास जाएंगे, फिर 3-4 लोगों से पूछेंगे कि इसको एक्सपीरियंस है, फिर आपको 4-5 लोग बताएंगे कि मैं फलाने के पास गया था, वो 10 साल से प्रैक्टिस करता है, मैं उसके पास गया था, वो उस हॉस्पिटल का नामी गिरामी हॉस्पिटल है और वो 15-20 साल से ये काम कर रहा है। तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस किस बात पर बढ़ेगा कि उसको एक्सपीरियंस कितना है। तो बिना एक्सपीरियंस के एस्ट्रोलॉजी ऐसे है जैसे कि किसी भी व्यक्ति को कोई किताब दे दो और उसने पूरी की पूरी पढ़ ली, तो वो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? इम्प्लीमेंट तो जब तक उसके पास लाइव एग्जाम्पल्स नहीं हो पाएंगे तब तक वो कर ही नहीं पाएगा। मैंने ये देखा कि जब शुरुआत में मैं करता था एस्ट्रोलॉजी से 25 साल पहले, और आज में बहुत फ़र्क आ गया। मतलब मेरे ही अपने एक्सपीरियंस के अंदर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी सोच डिफरेंट थी, मैं समझता नहीं था दुनिया को किसी तरीके से। जब मैं 25 साल का था मान लीजिए, तो मेरा जो नज़रिया था दुनिया को देखने का वो डिफरेंट हुआ करता था, आज की डेट में डिफरेंट है। तो आपका एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने सब पॉडकास्ट में ये बताता हूँ कि एक छोटा सा वाक्य है नारद मुनि और भगवान विष्णु के बीच में। तो यही क्वेश्चन करते हैं नारद मुनि जी भगवान विष्णु से कि कौन से ज्योतिष को ठीक माना जाए। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि सब तो पढ़ते ही पढ़ते हैं और सबके पास हॉरोस्कोप्स होने चाहिए तभी वो ज्योतिषी बनेंगे, लेकिन जिस ज्योतिषी ने 50,000 हॉरोस्कोप ना देखे हों वो ज्योतिषी पूर्ण रूप से होता नहीं है। अब सोचिए 50,000 हॉरोस्कोप कैसे देख सकता है कोई व्यक्ति जब तक उसके पास 50,000 कुंडली नहीं होंगी? तो 50,000 कुंडली के लिए आपको रोज 15-20 हॉरोस्कोप देखने हैं, तब जाकर 15 साल में कहीं जाकर आपके 50,000 हॉरोस्कोप पूरे होते हैं। तो इतना एक्सपीरियंस किसके पास होता है? बहुत कम लोगों के पास होता है। तो मैं यही बताऊंगा कि सबसे पहले जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाएं या जाने की चेष्टा करें तो ये देख लें कि वो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं, वो सॉल्व भी कर पाता है ऐसे प्रॉब्लम्स को कि नहीं। फिर सबकी अपनी अपनी ना सोच भी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है और उसको एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम जो है वो एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने की है और वो 10 करोड़ का बिजनेस है। ठीक है, ज्योतिषी के पास पहुंच गया और वो ज्योतिषी जो है उन्होंने 5 लाख से ऊपर के बिजनेसमैन को देखा ही नहीं अभी तक, मान लीजिए। तो वो क्या करेंगे, ना 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 ये काम मत करना, तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, ये दिक्कत देगा तुम्हारे को, तो 3 लाख का 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। वो सोच रहा होगा यार 10 करोड़ के बिजनेस की तो मैं बात लेकर आया हूं और इनको 1 लाख 2 लाख 5 लाख की पड़ी है। तो वो सोच की बात भी होती है कि उनका जो एक्सपोजर है ज्योतिष महाराज का वो है कितना, कि इज ही रियली एबल टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनके केसेस फंसे होते हैं एनसीएलटी में 500 करोड़ 1000 करोड़। तो आपकी वो सोच भी होनी चाहिए कि इसको किस प्रकार से जो है हम मनूवर करके लेके जा सकते हैं ताकि ये जो है कम से कम नुकसान के अंदर, और चाहे वो नुकसान 500 करोड़ का ही हो क्यों ना हो रहा हो, लेकिन इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क। अगर वो 2000 करोड़ कहीं पर फंस रहे हैं तो 500 करोड़ के अंदर वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति पास पहुंच जाएंगे जिसके पास ये एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो तो वहीं पर बैठ जाएगा कि 500 करोड़, अरे भैया नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो। दैट इज हाउ थिंग्स आर। तो आपको क्या लगता है कि इंसान की कोई भी दशा चल रही हो, ठीक है, प्लैनेट के अकॉर्डिंग, तो यानी कि ज्योतिष में हर चीज का एक सॉल्यूशन 100% होगा, करेक्ट है सर? जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि किसी की दशा चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, तो उसका एक एग्जाम्पल एक सक्सेसफुल व्यक्ति है कोई, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है पिछले 20 साल से बिजनेस कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है, और वो मान लीजिए कि इस पायदान से इस पायदान तक पहुंच गया, तो इसका मतलब वो 20 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो दशा कहाँ एक्ट कर रही है? दशा एक्ट कर रही है कि हाँ ठीक है, कहीं पर कहीं कम नुकसान हुआ या कहीं बहुत नुकसान हो गया, कहीं पर बहुत अच्छा फायदा हो गया, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही गया। बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी लेकिन वो उसका टेक केयर कर रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल से आ रही होंगी, टैक्सेस से आ रही होंगी, परेशानी हो रही होगी, नौकरियां लोग छोड़ छोड़ के जा रहे होंगे, वो प्रॉब्लम्स की रही होंगी, लेकिन फिर भी वो अपनी
मतलब एक तरीके से जीवट से ठीक है। वो एक पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच गया। तो आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए, रास्ता सामने दिखाई देना चाहिए कि जाना कहाँ पर है। तो दशा कोई भी हो, ट्रांजिट कोई भी हो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है, हमेशा निकल जाता है। चलिए अब मैं ना थोड़ा सा और स्पेसिफिक हम बात करते हैं सर। आज के टाइम में हमारे पास क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बात करते हैं, तो ना कुछ ना कॉमन इश्यूज आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि बहुत स्पेसिफिक तो बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके रिस्पेक्टिव चार्ट से हमें जान पाते हैं कि क्या है, लेकिन अगर ब्रॉड लेवल पर अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए, जैसे एक सबसे कॉमन हमारे पास सवाल आता है पहला कि इंसान की शादी कब होगी। जैसे बहुत लोगों का सवाल है कि मेरे को एक सही पार्टनर नहीं मिल रहा और मुझे शादी करनी है, ये किस तरह से समझा जा सकता है? या कोई उपाय है कि आपको जल्दी मिल जाए और सही मिल जाए? हाँ, तो देखिए इसके अंदर भी ना दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि व्यक्ति जो है वो शादी करने का इच्छुक भी है कि नहीं है। Okay. क्योंकि आजकल 25 साल से लेकर 30-32 साल तक लोगों को ये स्मृति नहीं आती कि मुझे जो है शादी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो करियर की तरफ भाग रहा होता है। True. बहुत सारे बच्चे, लड़कियां चाहे लड़के, कोई भी बात हो, तो अगर हम खुद पूछते हैं भाई तुम शादी करोगे, 28-29 साल के हो गए हो, कहता है शादी के बारे में सोचा ही नहीं अभी तक। तो सबसे पहले तो अंदर से ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे शादी करनी भी है कि नहीं करनी है। वंस दैट appears that in your mind for that matter, तो उसके बाद फिर आपकी शादी की दशाओं को निकाला जा सकता है। देखिए 20 साल से लेकर 18 साल से लेकर और 50 साल या 60 साल तक भी हर बार कुछ ना कुछ ऐसे ट्रांजिट्स या ऐसे दशाएं आती हैं जो को विंडो बोलते हैं, जिसके अंदर मैरिज पॉसिबल है। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुंडली लेकर आते हैं मेरे पास, जिनके बच्चे 40 साल के हो जाते हैं और वो कहते हैं कि फलाने पंडित जी ने बोला कि इनकी कुंडली में तो नो मैरिज योग है। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आदमी 60 साल के अंदर भी शादी कर सकता है। नो मैरिज योग नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ 5, 10, 15% है। और अगर 5, 10, 15% है तो दैट कैन बी बेसिकली रिजन अप, वो उसको हम उठा के ऊपर लेकर आ सकते हैं। राइट। तो मान लीजिए जैसे आपका क्वेश्चन था कि कब शादी होगी, तो दैट कैन बी एक्चुअली डिफाइंड। बच्चा मुझसे पूछे कि अब मैं शादी करना चाहता हूँ, आई एम रेडी टू गेट मैरिड, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मन पसंद की मुझे लड़की या लड़का नहीं मिल रहा है, मैं बात करता हूँ लेकिन बात नहीं बनती है, तो द विंडो कैन बी डिफाइंड कि हाँ अब जो है वो अगले 6 महीने में या 3 महीने में या 2 साल में या 1.5 साल में तुम्हारा शादी हो जाएगा। और वो विंडो जो है इतनी प्रिसाइज होती है, वो मंगल के ट्रांजिट तक प्रिसाइज होती है, मतलब कि 45 डेज के अंदर तक की विंडो होती है, जिसके अंदर आपको बताया जा सकता है कि इस विंडो के अंदर आपकी शादी हो सकती है। वाह। तो ये कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा विंडो होता है? थोड़ा सा आप, आई नो ये थोड़ा सा डिपिक्ट करना इसको मुश्किल होगा, बट कौन सा विंडो होता है सर ये वाला? तो ये विंडोज जो होते हैं ये नॉर्मली दशाओं के अलावा ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके हॉरोस्कोप के ऊपर बहुत सारे प्लैनेट्स आशीर्वाद दे रहे होते हैं अलग अलग भावों को। तो आपका भाव होता है पहला भाव और आपके स्पाउस का भाव होता है 7th हाउस। ओके। तो जब पहले भाव को और 7th हाउस को साइमल्टेनियसली जुपिटर, साइमल्टेनियसली सैटर्न एंड देन वीनस एंड देन मार्स आशीर्वाद देना शुरू कर दे, तो एक विंडो इवैल्यूएट हो जाता है कि इस विंडो के अंदर ये सारे ग्रह जो हैं इस भाव 1st और 7th को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो शादी का भाव होता है। इसको निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, कभी कभी मिलते ही नहीं है वो टाइम, लेकिन विद द टाइम, विद द एक्सपीरियंस बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इसको निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है शादी के टाइम को निकालना, लेकिन हाँ इतना आसान भी नहीं है। इट हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड इन द ट्रू सेंस, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगते हैं। फैंटास्टिक। थोड़ा मैं टेक्निकली थोड़ा सा समझ पाया, बट आई थिंक लोगों को काफ़ी आइडिया लग गया होगा जी सर। अब जैसे जब अब कोई ना कोई क्या करता है, इसी में एक दूसरी चीज़ आती है आज के टाइम में। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के लिए जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन ना रिलेशनशिप के लिए जब जो लोग जा रहे हैं उनके साथ कॉमन इश्यूज क्या आते हैं कि ब्रेकअप्स हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, ये भी बहुत कॉमन हो गया है। इसका उनकी कुंडली, ऐसा कौन सा कुंडली में दोष होता है जिसकी वजह से होता होगा? देखिए सबसे पहले तो दोष यही है कि एडजस्टमेंट करनी आती नहीं है। दे डू नॉट नो। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं दोनों को ब्लेम कर रहा हूँ इसके अंदर कि ये जो एक शादी
एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता ही होता है। ऐसा हाँ। नहीं होता, आप अपने कॉलेज में रहते होंगे, अपने हॉस्टल में रहते होंगे, तो आप अपने जो आपका रूम पार्टनर था उसके साथ भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना, कि भाई रात को मत जलाइयो, सुबह लाइट जला लियो, मैं तब सोता हूँ, मेरा तब पढ़ने का समय है, तो आपस में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो जिनके ब्रेकअप होते हैं, वो किसी भी तरीके से अपनी जो सोच की पैरिफेरी है उससे बाहर निकलते नहीं हैं। तो ये निकलना बहुत ज़रूरी है। और फिर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हमें कुछ देना भी है। एक्सपेक्टेशंस तो ठीक है, होनी चाहिए, मेरे को ये होगा, मेरे को वो होगा, मुझे खाना मिलेगा, मुझे पानी मिलेगा, मुझे ऐसे मिलेगा, मेरे लिए ये होगा, मेरे लिए वो होगा, लेकिन आपकी अपना दायित्व भी है, आपकी क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फिर इंटरप्ले आता है बहुत सारे प्लैनेट्स का, सूर्य का, चंद्रमा का, जुपिटर का, मरकरी का, मंगल का। अब ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरप्ले शुरू हो जाता है इनका। सूर्य यानी पिता, चंद्रमा यानी माता, मंगल यानी भाई, और फिर बहन वीनस अगर बड़ी बहन होती है। इनका अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है तो वो शादी के अंदर परेशानी क्रिएट करता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे आपस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी मम्मी की वजह से दिक्कत है, या वो कहेगा कि इसकी बहन की वजह से मुझे दिक्कत है, या उसके मुझे बहन के हस्बैंड की वजह से दिक्कत है। उनकी वजह से भी बहुत सारी मैरिजेस ब्रेक हो जाती हैं। तो रिलेशनशिप को मेंटेन करना विद ऑल दीज ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स, यानी कि रिश्तेदारों के साथ भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि हाउ टू डू इट। अपार्ट फ्रॉम जो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं आज की डेट में, हम ये सोचते हैं यार मैं एक्स कमाता हूँ, ये जो है वो एक्स कमाता है तो 2x हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के बाद वो x एक है नहीं पाया, या वो 0.1x रह गया, तो वो जो है वो 1.1x हो गया, तो वो एकदम जो है वो सब कुछ सब सपने जो है टूट जाते हैं। तो उस कारण से भी बहुत सारे ब्रेकेजेस होते हैं, लेकिन इन सब का उपाय है, इन सब का उपाय है। और ख़ास तौर से क्या होता है कि यदि किसी की रिलेशनशिप चल रही है और उसके अंदर कोई परेशानी आ गई है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, और उनको लगता है कि अब आगे साथ में रहना संभव नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजिकल जो काउंसलिंग होती है उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है और रिलेशनशिप को अच्छा किया जा सकता है। और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा, देखो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अच्छा किया जा सकता है, करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने एक रिलेशनशिप ब्रेक कर दी तो इसका मतलब आपकी कुंडली में रिलेशनशिप तोड़ने का योग तो है, तभी तो ब्रेक हुई है। हाँ, ओके। तो एक टूटी है तो दो भी टूट सकती हैं, क्योंकि योग तो है। दो टूट सकती हैं तो तीसरी भी टूट सकती है, तो योग तो है। तो उसको तुम एग्रावेट ही क्यों कर रहे हो उस नेगेटिव योगा को? तो ट्राई टू रिमेन इन योर फर्स्ट रिलेशनशिप। उसके लिए जो भी हमको करना है वो करते हैं। हाँ, नहीं हो पाया तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी उस योग को हमको प्रगाढ़ नहीं करना चाहिए, वरना वो पहली रिलेशनशिप क्या, वो सेकंड में भी दिक्कत देगा, थर्ड में भी दिक्कत देता ही रहेगा। और आपने आई एम श्योर ऐसे देखे होंगे लोग 2-2 3-3 मैरिज के बाद भी सेम इश्यूज। यस, सेम इश्यूज, सेम प्रॉब्लम्स। और लोगों के समझ में नहीं आती है कि पहली शादी के अंदर एलिमनी दी, फिर दूसरी कर ली, दूसरी में भी एलिमनी दी, तीसरी कर ली, तीसरे के अंदर भी कोर्ट में केस चल रहा है, और फिर कितने पैसे देने हैं या कितने लेने हैं, यही काम चलता रहता है। तो उनको बात समझ में नहीं आती है कि एक योग है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है और तुम उसको जो है कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि यार अगर एक बार आपको ब्रेकअप का योग है तो वो दूसरी बार भी हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है। तो पहला है कि भैया पहले वाले को ठीक कर लो, ठीक करने की कोशिश करो, यू नो, फ्रॉम एक्सपर्ट जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं। आप देखो कि किसके साथ आपको ज्यादा बेटर लग रहा है, जैसे आपने बताया कि आइडेंटिफाई करो हु इज द बेस्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका एक्सपीरियंस 25 साल से ज्यादा का आपका एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह के एक्सपीरियंस से आपके पास आता है तो वो इतनी सारे लोगों को ऑब्जर्व कर चुका होता है, सॉल्यूशन दे चुका होता है, तो आपको बहुत एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलने के बहुत ज्यादा स्कोप हो जाता है। बहुत ज्यादा स्कोप हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन आपको ऐसा कुछ है यहाँ पर है क्या कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसी के लिए हो सकता है कि अगर कोई ऐसा फेस कर रहा है तो उसको ये एक चीज ट्राई करनी चाहिए? कोई यहाँ पर आप उपाय बताना चाहेंगे? देखो, उपाय जो होता है ना वो हॉरोस्कोप स्पेसिफिक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उपाय तो देता ही देता हूँ कि हाँ उपाय करना शुरू करो, लेकिन उपाय के पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि आपको ये समझना है कि आपको अपने अंदर क्या क्या चीज़ें ख़त्म करनी है। नॉर्मली जो फैमिली का कारक होता है, जो गृहस्थी का कारक होता है, पुत्र कारक होता है,
पति कारक होता है, यानी कि स्पाउस का जो कारक होता है वो जुपिटर होता है। ठीक है। अगर कुंडली के अंदर जुपिटर की एनर्जीज इम्बैलेंस्ड हैं तो वो अनरेस्ट क्रिएट करती हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में D1 चार्ट, जो लग्न चार्ट होता है, शायद आपको पता हो ना पता हो, लेकिन एक D1 चार्ट होता है और हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स को देखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। तो शादी को देखने के लिए D1 चार्ट होता है और D9 चार्ट होता है। तो बहुत बार जो जुपिटर की एनर्जीज होती हैं वो स्पिल ओवर होती हैं, वो सही तरह से नहीं होती हैं। और वीनस जो कि मैट्रिमोनिक हार्मनी का या प्रेम का या म्यूचुअल अट्रैक्शन का कारक होता है, उसके ऊपर भी नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो आपस में रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, आपस में तू तड़ाक शुरू हो जाता है, आपस में कोई भी छोटी सी बात जो है एक नेगेटिव एंगल से लेकर देखना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो कि शादी जो इनकी ख़राब हो रही होती है, तो यदि वो बाथरूम के अंदर नहाने भी चला गया आदमी या लड़की, तो वापस आके उसने बोला तुमने मेरा गीज़र का पानी ख़त्म कर दिया, तुम तो ये चाहते ही हो कि ऐसा ना हो। तो मतलब हर चीज़ को जो है वो एक नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। तो उस नेगेटिविटी को हटाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो एक छोटे से उपाय की आप बात कर रहे थे कि गुरु की पूजा करना शुरू करो, विष्णु भगवान की पूजा करना शुरू करो, तो वो शायद आपको थोड़ी सी बुद्धि दें, शायद घर के अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाए। और हाँ, अपने आप को जो चाहिए उसको ख़त्म कर दो और जो देना है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू करो। तो आपको जो है जो देना है उस पर कंसंट्रेशन शुरू करोगे तो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अमेजिंग सर, अमेजिंग अमेजिंग। अब सर एक और, मैं वापस इसी दौर में एक और बहुत बड़ा सवाल हमारे पास बार बार आता है, वो है पैसे का। क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि हम सब लोग जो कर रहे हैं, बहुत सारा पैसों के अराउंड होता है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे पैसे कमाने हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल स्ट्रगल या मिसमैनेजमेंट इतना ज़्यादा है लोगों के साथ। मेरे साथ एक वक्त था जब मेरे साथ भी ऐसा था, मैंने समझा नहीं और इतना गलत तरीके से पैसों को खर्च किया और इतने डेट में आ गए, कर्जे में आ गए कि वो निकलना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो गया था एक स्टेज पर आकर। तो जब कोई भी इस राह पर है जहाँ पर वो पैसों को लेकर बहुत इश्यूज चल रहे हैं उसके, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए सर एस्ट्रोलॉजिकली? तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे तुम्हारी बात है, तो एक बार अगर सपोज प्रॉब्लम में आए हो तो प्रॉब्लम में आने का योग तुम्हारी कुंडली में है, इसका मतलब तो आगे भी हो सकता है जी। तो इसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत okay। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे कमाना और किस जरिए से कमाना, ये हॉरोस्कोप के अंदर डिफाइंड होता है। ओके। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं नौकरी के अंदर, तो उनको लगता है कि मेरी वजह से काम चल रहा है, लाला का मैं ही हूँ जो कि ऑपरेट कर रहा हूँ इसको, और अगर ये काम मैं अपने लिए करना शुरू कर दूँ, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो मेरे पास हैं ही हैं, तो मैं इतना बड़ा खुद बन सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो नौकरी छोड़ देते हैं और ख़ुद का काम करना शुरू कर देते हैं, और साल 2 साल के अंदर ही उनको पता चल जाता है कि किस्मत तो चल रही थी लाला की, मेरी नहीं थी, और मैं जो हूँ इस समय परेशानी के अंदर हूँ। जो तनख्वाह मुझे मिल रही थी वो तो उसके तो डाले पड़े हुए हैं, और अब मैं इतने सारे डेट के अंदर आ गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी कुंडली के अंदर योग क्या है। इट इज़ अ एम्प्लॉई योगा और अ एम्प्लॉयर योगा, राइट। इफ़ यू हैव अ एम्प्लॉई योगा तो आपको जो है हमेशा बंधत्व में काम करना पड़ेगा, और यदि एम्प्लॉयर योगा है तो यस यू कैन गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस, और कुछ भी काम करिए, आपको उसके अंदर पॉजिटिविटी मिलेगी। ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बीच में भी कुछ योग होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि कंसल्टेशन का जो योग होता है, अच्छा, जो कि जिसके अंदर पैसे कम खर्च होते हैं और आपका काम जो है वो चल पड़ता है। तो ये सब देखा जाता है, या पुश्तैनी बिजनेस का या फिर पेरेंटल बिजनेस में जाने का योग वो अलग देखा जाता है। लेकिन यदि कोई आदमी खुद का काम कर रहा है या खुद ही कर रहा है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसको करना क्या है, क्योंकि लक्ष्मी योगा डिफाइंड है कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है, एंड दैट लक्ष्मी योगा इज बीन ट्रिगर्ड बाय विच सॉर्ट ऑफ योगा। वो किस चीज़ से है, वो एम्प्लॉई से है, एम्प्लॉयर से है। मान लीजिए कि आपके पास अच्छा लक्ष्मी योग है और वो एम्प्लॉयर से होना है, सही, तो आप बिना मतलब एम्प्लॉई रह के क्यों काम कर रहे हो, आप फटाफट अपना बिजनेस शुरू करो। और यदि आपका, क्योंकि आपको वो लक्ष्मी योग बहुत अच्छा फलित हो जाएगा, और यदि वो लक्ष्मी योग जो है वो आपका एम्प्लॉई होके फलित हो रहा है, तो आप बिजनेस करना ही क्यों चाह रहे हो, क्योंकि आपको जितने पैसे आपकी कुंडली के अंदर हैं या जो धन योग बना हुआ है वो आपको बंधत्व में या फिर एम्प्लॉई होकर ही मिल जाएगा। तो एक बार
कुंडली को ठीक तरह से पढ़ लिया जाए तो फिर डायरेक्शन जो है जैसे बताया जाता है कि वो मिल जाती है। आई थिंक ये मुझे लगता है फिर आपको लगता है कि लोगों को अपने करियर के इनिशियल टाइम पर ये समझ लेना चाहिए या थोड़ा बाद में? मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं इस बात को, और इस समय आपको समझाएंगे भी जब वो 22 साल के होते हैं, 25 साल के नहीं समझते वो, क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत होती है और वो सोचते हैं कि मैं दुनिया बदल दूंगा और मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई है नहीं। और तो वो धीरे धीरे आते आते जब वो 30 साल का होता है तब उसको समझ में आता है कि जो मैं सोच रहा था उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ये तब जाकर उसको समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड दैट इज द राइट टाइम टू बेसिकली अप्रोच एन एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे आपका पॉडकास्ट बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे होंगे, वो जाएंगे अपने बच्चे की कुंडली दिखाएंगे मुझे, मान लीजिए कहेंगे ये 22 साल का है, इसका बताइए कि क्या करना चाहिए। तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन वो अपने बच्चे को कन्विंस ही नहीं कर सकते। पहली बात वो कहेंगे कहाँ होके आए थे, क्यों होके आए थे, मैं देखूंगा, मुझे क्या करना है, मेरी किस्मत को कौन देख सकता है। तो वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेगा पहले, जब उसको लगेगा यार यहाँ पर भी मैंने जो है कोशिश कर ली, यहाँ भी कोशिश कर ली, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, इसको मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। तो हमारे पास जब कोई बंदा आता है तो वो मैक्सिमाइज करने के लिए आता है। नहीं, मैं आप जो कह रहे हो मैं समझ भी रहा हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन में लोग ये बोलते हैं यार एस्ट्रोलॉजी के पीछे क्यों जा रहे हो या इस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो, जब तक, और हम लोग ये नहीं समझ रहे भैया ये आज की विद्या नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी सनातन की विद्या है। और नहीं कहाँ पर इसको मेंशन किया गया, जिसके अनुसार सारे कितना डिफिकल्ट होता है, मतलब हज़ारों साल पहले प्लैनेट की पोजीशन को समझना, वो सारी चीज़ें समझना, और वो इतनी एक्यूरेसी के साथ सारी चीज़ें की जा सकती थी, जो आज भी जिस पद्धति को फॉलो करके लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और मैंने नोट भी किया सर कि जितने भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, दे फॉलो एवरीथिंग, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं वो लोग, उसके बिना वो चलते भी नहीं है ना। चाहे वो नाम में चेंज करना हो, अपने प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करना हो, उपाय करना हो। ओके, ग्रेट सर। आई थिंक ये तो देखिए ये सारे के सारे जो है एडवांटेजेस हैं एस्ट्रोलॉजी के, जो लेना चाहे वो ले, और जो नहीं लेना चाहे वो एक समय के बाद लेता ही लेता है। मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, बहुत कंटेंटेड लोग होते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं कि देखिए ऐसा है कि हम इतने सक्सेसफुल हैं या हम इतने कंटेंटेड हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है ज्योतिष की। तो मैंने कहा देखिए आपको ज़रूरत नहीं है तो आप भाग्यवान हैं, यू आर ब्लेस्ड, यू डोंट नीड एनीवन। लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब आपकी एनर्जी जो है वो कम पड़ जाएगी और आपके सामने जो डिफ़िकल्टी का पहाड़ है वो बड़ा खड़ा हो जाएगा। इट कैन बी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके बच्चे आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे जब वो बड़े होंगे तो, या आपके सामने आपके पेरेंट्स खड़े हो जाएंगे, या फिर समाज खड़ा हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसी बात आएगी, बीमारी खड़ी हो जाएगी, या ऐसी बात हो जाएगी जिस पे आपका बस नहीं चलता। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, अभी आप देखिए न्यूज़ रोज देखिए, कभी किसी को कहीं चाकू लग जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है। तो ये तो सबके सब नामी गिरामी लोग हैं, लेकिन घर के अंदर परेशानी आ रही है इनके। ये कैसे, वो मैनेज कैसे कर रहे हैं, इसको नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजर की कि कैसे जो है अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करके उसको मैक्सिमम पॉजिटिविटी तक लेके जाया जाए। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी, इट इज़ अबाउट लिविंग इन पीस। करेक्ट। आपने बहुत अच्छी बात बोली अभी यहाँ पर ना, बीमारी के बारे में। एक सर्टेन लेवल पर आकर, मैं अब आज के टाइम में तो हम देख ही रहे हैं कि अर्ली एज में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, या आप देखिए जब 30s में मूव करते हैं तो डायबिटीज हो रहे हैं लोग, और चाहे वो हमारे थॉट प्रोसेस से हो, चाहे वो हमारे खाने पीने के तरीके से हो। तो आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या हम अपनी हेल्थ पर भी एक अच्छा खासा असर पड़ सकता है? देखिए आपके या हर एक के हॉरोस्कोप के अंदर 9 ग्रह होते हैं, ठीक, और वो 9 ग्रह जो है उसमें से कुछ ग्रह जो हैं उस हॉरोस्कोप के लिए दुष्ट होते हैं, मेलेफिक होते हैं, और कुछ फ्रेंड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो वो हॉरोस्कोप अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब फ्रेंड्स का साथ मिल जाता है तो हर चीज़, हर परेशानी को आदमी नेविगेट कर लेता है। लेकिन अगर विपरीत हो जाए, यानी कि जो
जो नेगेटिविटी है वो हावी हो जाए या नेगेटिव प्लैनेट्स हावी हो जाएं, तो क्या होगा कि जितने दोस्त होंगे वो भाग जाएंगे, वो कहीं ना कहीं दुब के बैठे होंगे, हाँ, और बोलबाला किसका हो जाएगा? नेगेटिव का। करेक्ट। तो नेगेटिविटी जब आएगी तो इट इज़ नॉट ओनली डिजीजेस, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ पे, आपके पर्सनल लाइफ पे, आपके मेंटल स्टेटस पे, आपके जो आप काम करते हैं उसके आउटपुट के ऊपर, सबके ऊपर नेगेटिविटी आ सकती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कौन से प्लैनेट्स नेगेटिव हैं और वो आपसे कह क्या रहे हैं, वो आपके कान में क्या विस्पर कर रहे हैं आके, और आप किस तरीके से उनके आवेग में बह रहे हैं, आपको कैसे वो रुकना है। एक बार आप रुक जाएंगे और जैसे ही रुकेंगे तो क्या होगा, वो थोड़े से हल्के पड़ जाएंगे, हल्के पड़ जाएंगे, कुछ दिन में शट डाउन हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे तो आपके जो अच्छे प्लैनेट्स हैं वो उठ के खड़े हो जाएंगे, वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो आपको कहाँ पर शट डाउन होना है? आप जैसे कहते हैं कि बच्चे 28 साल की उम्र के अंदर या 30 साल की उम्र के अंदर, बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो आप उनका वर्क लाइफ बैलेंस देखिए ना, क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। मतलब अगर वो पढ़ाई कर रहे होते, या फिर वो खेल कूद रहे होते, या फिर वो बिजनेस कर रहे होते, या क्या कर रहे होते, ये काम नहीं होता। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने, अच्छा आजकल लोग, बच्चे समझते हैं ये कि मैं जो काम करता हूँ उसके अंदर पीना पिलाना खाना पीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे क्लाइंट्स नहीं आएंगे, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा। ये सब चीज़ें जब मन के अंदर बैठ जाती हैं तो फिर वो अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि शरीर के अंदर एनर्जी बहुत होती है। तो वो सोचता है कि हर छोटी मोटी चीज़ है यार, छोटा सा मुझे हैंगओवर हुआ, मैं जो हूँ वो सुबह 10 बजे तक फिट हो जाता हूँ, उसके बाद फिर तो दिन शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो एक नेगेटिविटी दे रहा है, अपने नेगेटिव प्लैनेट्स को जागृत करके, उसके बारे में वो समझता नहीं है और वो एकदम ही स्लॉटर कर देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चे किसी एक ऐसी चीज़ के अंदर फंस गए हैं कि मतलब उनको अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं है, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं है, उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक समय के बाद तुमको आके पता चलेगा ही चलेगा भाई कि सबसे बड़ी दौलत जो है वो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सुकून है। अगर यही नहीं है तो आपके पास अकाउंट में जितने मर्जी पैसे पड़े हों, सब बेकार है, सब बेकार है। अभी एक मेरे अचानक से मेरे मन में एक चीज़ आई, जैसे सर पिछले साल को 2024 को बोला गया कि शनि का साल है, अब 2025 को बोला जा रहा है कि ये मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है, तो इसका मीनिंग क्या है सर? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि किसी एक साल के अंदर कौन सा ग्रह जो है वो बलिष्ठ हो जाता है, या फिर उस पूरे के पूरे साल को कौन से ग्रह की प्रधानता मिल जाती है, तो वो हम उसको बोलते हैं कि मंगल का साल है या शनि का साल है। ठीक है। तो अच्छा लगता है सुनने में ये, लेकिन आपको अपने हिसाब से साल को मनूवर कर लेना चाहिए, या आपको ओरिएंट कर लेना चाहिए। द पावर टू मैनिफेस्ट, कि आप क्या सोचते हैं फॉर दैट मैटर और क्या होता है। अब हो सकता है कि अगर मैं किसी को ये बोलूं कि ये मंगल का साल है और उसकी कुंडली में मंगल एक नेगेटिव प्लैनेट हो, मैलेफिक प्लैनेट हो, तो सोचेगा यार मेरा तो काम खराब हो गया। या फिर कोई आदमी सोचेगा कि मैं कहूँगा कि मंगल का साल है और उसका जो मंगल बहुत पॉजिटिव है, तो वो कॉम्प्लेसेंट हो गया। दोनों केसेस के अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी कुंडली के अंदर उस साल के अंदर कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो एक्टिव नहीं है और कौन से प्लैनेट आपके एक्टिव हैं, जिनकी एक्टिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो ट्राई टू एक्टिवेट दोज प्लैनेट्स अपनी कुंडली के हिसाब से, सो दैट ईयर मैक्सिमाइजेस द रिजल्ट्स। अब इस साल जो है सबसे अच्छी बात क्या होने वाली है कि 29 मार्च को एक ट्रांजिट है जिसके अंदर शनि पाइसेस साइन के अंदर आ जाएंगे, और गुरु जो है इस साल 3 राशियां परिवर्तित करेगा। तो हमको गुरु की एनर्जी को लेना चाहिए। अभी नहीं मिली 2 महीने के बाद मिल जाएगी, फिर नहीं मिली तो 1-1.5 महीने के बाद मिल जाएगी। तो हमारे पास गुरु की पावर लेने का बड़ा अच्छा समय है। शनि जो है हमको बहुत अच्छा देने वाले हैं, क्योंकि वो खुद गुरु की राशि पाइसेस के अंदर यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो काफ़ी कंट्रोल्ड एनर्जी के साथ हमको काम करने के लिए वो प्रेरित करना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये साल जो है वो सबके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जस्ट हमको पता होना चाहिए कि कैसे अपने साल को मैं मनूवर करना शुरू कर दूँ। मतलब आप भी मानते हैं कि ये शुभ साल है ओवरऑल पहले के सालों को देखते हुए। अब जैसे एक चीज़ मैं अब मेरे माइंड में आया, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसे। तो शेयर मार्केट में जो इतनी ज़्यादा उथल पुथल है, ये बहुत अप है और बहुत डाउन है। मतलब डाउन तो मतलब अभी तो करंटली बहुत नीचे जा रहा है मार्केट। तो डू यू हैव एनी प्रेडिक्शन फॉर दिस?
देखिए वो मैं करता रहता हूँ प्रेडिक्शन, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शेयर मार्केट की उथल पुथल से वो लोग परेशान होते हैं जो कि शेयर मार्केट में जब हाई होता है तब आते हैं किसी के कहने खिलाने पे, अपना काम करना शुरू करते हैं और वो बहुत सेंट्रिक होते हैं कि मुझे जो है वो 1 महीने में इतना कमा लिया, या मैंने, वो आपको कहते हुए मिलेंगे कि यार दिसंबर मेरा बहुत अच्छा था, मैंने इतने रुपए कमा लिए, जनवरी बहुत अच्छा था। वो लोगों को फ़र्क पड़ता है। जो कि सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, उनको पता है कि कोई भी दिक्कत आएगी महीने 2-3 महीने के लिए होगी, उसके बाद वो ख़त्म होके फिर से मार्केट वहीं पर बाउंस बैक कर जाती है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग जो कि जिनकी कुंडली के अंदर मरकरी सपोर्टिव नहीं है, मरकरी जो है कारक है शेयर मार्केट का, वो सपोर्टिव नहीं है धन के मामले में, धन को इंस्टेंटेनियस धन के मामले में वो शेयर मार्केट से दूर रहें, या खास तौर से वो जो इंट्राडे और डेरिवेटिव ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उससे थोड़ा सा दूर रहें, वो लॉन्ग टर्म पे जाएं। और जिनकी कुंडली के अंदर जो मरकरी की एनर्जी अच्छी है, चैनलाइज्ड है, और जुपिटर का साथ मिला हुआ है उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो इंट्राडे भी कर सकते हैं और वो ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा काम वो कर सकते हैं। तो वन हैज़ टू सी द हॉरोस्कोप कि इनका टेम्परामेंट है कैसा, ये घबराने वाले हैं, तुरंत ही जो है वो हाथ पैर छोड़ने वाले हैं, या फिर इनको पता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महीने 2 महीने की बात है, उसके बाद मैं दोबारा बाउंस बैक कर जाऊंगा। एक ना एक और मेरे सवाल मेरे को मन में आ रहा है, मैं पूछूं, जैसे अभी ना बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, एक जो थोड़े से पुराने लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब मैं किस दिन पैदा हुआ पता ही नहीं है, मतलब वो तो मतलब पुराने कैलेंडर के थ्रू देखते थे, वो भी उन्हें याद नहीं है, और बहुत जगह हम रैंडम कोई डेट एक लिखवा देते हैं। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनकी सभी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी ही है और साल बस बदल गया उनका। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब जब ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या आपके पास आते हैं, तो उस केस में आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हो, मतलब वहां से भी क्या कुंडली को निकाला जा सकता है? देखिए इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, और तरीके होते हैं कि आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उनके बच्चों की कुंडली होगी, वहाँ से पता लग जाएगा, उसकी स्पाउस की कुंडली होगी, वहाँ से पता चल जाएगा, उसके किसी रिश्तेदार की कुंडली होगी, वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये हो गया एक सरसरी तौर से आपके बारे में प्रेडिक्शन करना। लेकिन मैंने देखा कि बहुत लोग जो कि कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, उसमें भी उनके पास गलत होता है, और उसके लिए तरीका होता है BTR यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, यानी कि आपके टाइम को ठीक करने की जो एक युक्ति होती है वो होती है। अब वो कैसे होती है, मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये भी करेक्शन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, और थोड़ा सा वो आपको बताना पड़ेगा कि अपने जीवन में क्या क्या बीता, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे आपके भाई बहन कब पैदा हुए, आप विदेश कब गए, पहली नौकरी कब लगी, एजुकेशन के अंदर ब्रेकेज था कि नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अपने जीवन के जो आपको याद हैं वो आप टैबुलेट करके देते हैं मुझको। और फिर मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, उसके माध्यम से आपके चार्ट्स को सिंक किया जाता है, तो टाइम निकाला जाता है। तो साल खराब हो, गलत हो, महीना गलत हो, दिन गलत हो, घंटा गलत हो, मिनट गलत हो, इन सबको सिंक करके आपका जो बर्थ टाइम है वो 50 सेकेंड्स तक एक्यूरेट हो जाता है। 50 सेकेंड्स यानी कि D60 चार्ट तक हम उसको सिंक कर देते हैं। D60 का मतलब षष्टियांशा होता है, D60 चार्ट एक डिविजनल चार्ट है, एंड व्हेन यू हैव दैट चार्ट और यू हैव गॉट योर बर्थ टाइम रेक्टिफाइड, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये 50 सेकेंड्स तक मेरा बर्थ टाइम ठीक है। फिर वो उसको बेस बनाकर अपना लाइफ को लीड कर सकते हैं। फिर इसका चार्ट आ गया तो फिर तो सारी प्रेडिक्शंस होनी शुरू हो जाएगी, क्या प्रेजेंट में है, क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, ये सब बातें जो है पता लगनी शुरू हो जाती है। एक चीज़ यहाँ पर सर मेरे को एक जानना है, जैसे वो न्यूमरोलॉजी में भी करते हैं कि जो आपका भाग्यांक या मूल्यांक जो होता है, इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्या सर इसका? देखिए सबसे बड़ी बात तो देखिए, मैं कर्मा करेक्टर हूँ, और ज्योतिष जो है वो कर्मों के ऊपर डिपेंड है। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में जो लिखा हुआ है वो बदल नहीं सकता। वाह वाह, ये बहुत सही बात, बदल नहीं सकता, और फिर क्या फायदा दिखाने का, जो होना है वो होके रहेगा। ये बात गलत है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
ऐसा नहीं है। आपका पास जो हॉरोस्कोप है, फॉर एग्जांपल मैं आपके हॉरोस्कोप की बात करता हूँ कि मान लीजिए कि आप 1995 में पैदा हुए और 1 जनवरी को पैदा हुए और सुबह 7 बजे पैदा हुए, तो जिस दिन अमित आपका जो है वो पैदा हुए उसी समय हॉरोस्कोप बन गया, उसी क्षण बन गया। आपने पृथ्वी के ऊपर 1-2 क्षण भी नहीं बिताए थे, आपका हॉरोस्कोप बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस जीवन से उसका मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पिछले जीवन से मतलब है इसका, जो ऑलरेडी आपको कहा कि आपका बुध अच्छा है, आपका गुरु खराब है, आपका शनि बहुत अच्छा है, राहु केतु आपको कष्ट दे रहा है। भाई आपने तो कुछ नहीं किया, अभी तो आप बच्चे, आप रोए भी नहीं ठीक तरीके से और आपके पास बर्थ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट ऑल बिलोंग्स टू योर प्रीवियस लाइफ। और जब वो प्रीवियस लाइफ पे है तो इसका मतलब जब हम बता रहे हैं कि आपकी पारिवारिक जिंदगी ठीक नहीं होगी, आपकी नौकरी बहुत अच्छी होगी लेकिन ऐसे छूट जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बात कर रहा हूँ आपके पिछले जन्म की। एंड द गॉड सेज और द ब्रह्मा सेज, जब वो षष्ठी के दिन जो है वो आपका बनाते हैं, आपका हॉरोस्कोप ललाट पे आपका टंकित कर देते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो हॉरोस्कोप है, ये तुमने अगर अपने कर्मा करेक्शन नहीं किए तो तुमने जैसा अपना जीवन पिछले जीवन में जिया है वैसा ही जियोगे। कर्मा करेक्शन करो तो जो तुमने पहले खराब किए थे उसको ठीक करो। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपका हॉरोस्कोप देखा और मैं बोला यार अमित ऐसा है कि आपका सैटर्न ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैटर्न ठीक आपका इस जीवन का नहीं है, पिछले जीवन का नहीं है। अगर आपने अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं किए तो इस जीवन में भी वैसे ही रहने वाला है। तो आप जब भी किसी जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास या कोई भी व्यक्ति जाए तो वो ये पूछे कि मेरा क्या क्या खराब है और वो ठीक कैसे होगा। पूजा पाठ से पहले आपको समझना चाहिए कि पूजा पाठ करने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, वो कहता है आपका मंगल खराब है, हनुमान जी की पूजा कर लो। ये मंगल तो खराब है, एनर्जी लेवल खराब है, या मैं स्पॉन्टेनिटी में डिसीजन लेता हूँ या फिर मैं गलत डायरेक्शन में जाता हूँ, मैं हनुमान जी से जाकर क्या बात करूँ अपनी कि मुझे मेरा ये ठीक कर दो मेरा ये ठीक कर दो। तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, राइट, और एकदम मेरे को गुस्सा आता है तो हनुमान जी के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मेरा ये वाला दुख हरो और मेरी ये परेशानी खत्म करो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आपका मुझे साथ चाहिए, आप भी मेरा थोड़ा सा हेल्प करो। मैं आपके पास रोज आऊंगा और मैं जो डेवलपमेंट हुई है अपने जीवन में अब तक, यानी कि रोज आपकी पूजा करता हूँ, तो मैं आज ये देखूंगा कि आज मैं कितना इम्पल्सिव कम रहा और कल आपको बताऊंगा सुबह आकर कि 10% का फर्क डाल दिया। तो यही है भगवान के पास बार बार जाके बताने का कि पूजा करने का मतलब कि आई गो देयर एंड टेल दैट व्हाट पॉजिटिविटी आई हैव एक्चुअली एक्वायर्ड एंड हाउ आई एम मोर क्लोज टू हिज चरित्र, नॉट चित्र। हम जब चित्र के पास जाते हैं तो उनसे उनकी चरित्र की चर्चा करते हैं कि हम उनके चरित्र को कैसे अपने जीवन में अपनाएंगे। वाह। तो जो मूल्यांक और भाग्यांक की आप बात कर रहे थे, जो भी हैं आपके, that can be converted and that can be actually brought to the sync of your horoscope and that can be actually made to give you maximum results. Wow. So क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या सर कि किसी पर्टिकुलर मतलब किसी जैसे मैंने आपने भी बोला कि जब हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो उनका चरित्र हमारे अंदर आने लगता है, उनके जो गुण हैं वो हम थोड़े थोड़े हमारे अंदर आने लगते हैं। आने नहीं लगते, हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके गुण हमारे अंदर आए। ओके। हम ये सोचते हैं कि हम भगवान की जो है अब जैसे हम कहते हैं बहुत पूजा करते हैं भगवान की, तो भगवान ये चाह रहे हैं कि आप उनकी जाकर गाथा गाइए। उनको तो आपको सबको पता है कि अगर हनुमान जी हैं तो क्या है वो। हाँ। लेकिन वो हनुमान जी ये कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आए हो तो मेरे अंदर जो मेरे चरित्र हैं उसको लेने की चेष्टा तो करो। जब तुम लोगे तभी मेरी असली पूजा होगी। ये पूजा नहीं है कि तुम जो हो आके मेरे धूप बत्ती करो और कहो कि हाँ भाई ठीक है, आज मैंने हनुमान जी की पूजा करी है, आज मैंने मंगलवार का व्रत रखा है, मैं दोपहर में खाना नहीं खाता, मैं शाम को, यार ठीक है, कमिटमेंट लेवल आ रहा है आपके अंदर, लेकिन और क्या ला रहे हो, पॉजिटिविटी क्या ला रहे हो। तो पढ़ो पूरा एक बार जो है हनुमान चालीसा पढ़ो और देखो कि उनके कौन कौन से गहने थे जो कि मुझे अपने जीवन में उतारने हैं। बहुत, ये तो गोल्डन बात कर दिया आपने सर। क्योंकि नॉर्मली हमारा ध्यान ज्यादातर किस चीज पर है, हमारा ध्यान है पूजा पाठ पर। और ये बहुत ही सुंदर आपने कहा कि उनकी जो खूबियां थी, उनका जो चरित्र था, जो उन्होंने अपने जीवन में किया, जो या जितना भी हमें पता है उसको अपने लाइफ में अडॉप्ट करना, वो है असली पूजा, वो है असली पूजा। और फिर देखिए जब एक बार आप उनके चरित्र को अपना लेते हैं तो उनका आशीर्वाद तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है आपको। हाँ। तो अगर आप जैसे कहा जैसे मंगल का साल है ये, तो मैं कहता हूं कि मंगल का साल है तो बन के दिखाइए ना हनुमान जी की तरह, खूब बनिए। मिलेगी पॉजिटिविटी, क्यों नहीं मिलेगी उनकी पॉजिटिविटी। अमेजिंग। एक और मेरे इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या ऐसा होता है कि
अगर आप एक लाइफ में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर भगवान की ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। जैसे अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं या वहाँ उस तरफ स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, जैसे मैंने सुना है कि आप महादेव और पार्वती जी की पूजा करो तो उनके गुण आपके अंदर आएंगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। ऑब्वियसली उसका मतलब ही ये होता है कि अच्छा। आप इनकी पूजा करो तो आप समझोगे कि हाउ टू बेसिकली गो थ्रू अ रिलेशनशिप और टर्बुलेंट टाइम्स। आप समझोगे कि उन्होंने कैसे कैसे जीवन अपना जिया, किस प्रकार से जिया, कहाँ पर जो है वो आपको कौन सी कमिटमेंट करनी है, कहाँ पर आपको डिवोशन करना है। जब आप वो करना शुरू करते हो तो आपको जीवन जीने की शैली आ जाती है, और वो शैली आती है तो आप जो है वो उस परेशानी वाले या टर्बुलेंट टाइम से बाहर निकल जाते हैं। एक स्टूडेंट को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए सर? बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हम कौन से पाठ करें। लड़कियां बोलते हैं कि हम 16 सोमवार कर लेंगे अच्छे पति के लिए, या स्टूडेंट बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए किन की पूजा की जाए। तो ये क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, स्टूडेंट्स से तो मेरा बहुत अच्छा नाता है, क्योंकि आई जस्ट सी द हॉरोस्कोप एंड टेल दैट कि तुम्हारी बुद्धि का लेवल क्या है। और जब बुद्धि के लेवल की बात करता हूँ तो मैं कुंडली के अंदर जो मरकरी है, बुध, उसकी बात करता हूँ। कुंडली के अंदर गुरु की बात करता हूँ, विजडम की बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है, आप उनसे बात करिए, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, यानी गुरु बहुत अच्छा है। लेकिन हाउ टू डिस्पेंस द नॉलेज, राइट द नॉलेज एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज बुध। यदि आपके गुरु और बुद्ध के बीच में समन्वय नहीं है तो क्या होगा कि आप जो है सही समय पे लिख नहीं पाएंगे। तो बहुत लोग अच्छा पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम के टाइम पे उनका काम नहीं होता है। या फिर जिनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है, वो ओरेटर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गुरु अच्छा नहीं होता तो नॉलेज होती नहीं है, तो बकवास भी करते हैं, बोलते ही रहते हैं फालतू की बातें, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो एक बार हॉरोस्कोप देख के आपकी एनर्जीज चैनलाइज देखने का कि क्या चीज़ हल्की है, बुध हल्का है कि गुरु हल्का है, और कि उनकी एनर्जीज कैसे कैसे जो है कुंडली के अंदर बैठी हुई हैं। और एक बार वो पता लग जाता है तो हम बता पाते हैं बच्चे को कि तुम ये काम करो और ऐसा काम करो तो तुमको फ़ायदा होगा। तो गुरु अच्छा करना है तो बृहस्पति भगवान की पूजा करो, राइट, विष्णु भगवान की पूजा करो। कैसे अपने अंदर वो ज्ञान को समेटते थे उसको समझने की कोशिश करो। अगर बुध जो है कुंडली में अच्छा है या परेशानी के अंदर है तो क्या मतलब हुआ इसका कि आपका जो 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 स्किल्स हैं टू डिस्पेंस द नॉलेज वो ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। गणेश भगवान की पूजा करना शुरू करो, तो वो चीज़ें जो हैं वो होनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू चैनलाइज। इट इज़ नॉट अबाउट पूजा ओनली, इट इज़ अबाउट टू बेसिकली कर्मा करेक्ट योरसेल्फ कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो चीज़ें जो हैं वो अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। ये वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपका, कर्मा करेक्शन। मतलब आप अपने कर्म को बदलो, आपका भाग्य अपने आप बदलता ही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया कि मैं तो पैदा हुआ था, यही बोलते हैं कि लिख चुका है अब तो सब कुछ, अब तो कुछ बदला ही नहीं जा सकता, तो मैं कर्म ही क्यों करूं, अब मैं कुछ करूं ही क्यों। आई थिंक उन लोगों को तो जवाब मिल गया आज। बहुत सही सर। यहीं पर मैं ना एक और बात करूंगा। जैसे क्या होता है कि जैसे थोड़े जो पुराने लोग हैं जो जिंदगी में जब वो कष्ट देखते हैं तो भगवान का रास्ता अपनाते हैं और भक्ति का रास्ता अपनाते हैं, जहाँ पर उन्हें समझ में आता है और डायरेक्शंस मिलती है। लेकिन जैसे हम अब पहले भी बात कर रहे थे, यंग जो बच्चे होते हैं वो भक्ति के रास्ते पे नहीं होते, वो दौड़ रहे होते हैं, बस वो ना देखते हैं कहाँ क्या, वो दौड़ रहे हैं वो। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आज के वक्त में, आज के दौर में ये पूजा पाठ का कितना बड़ा रिलेवेंस है, या मतलब लोगों को रिलीजियसली, किसी भी धर्म को मानते हो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिलीजियसली कनेक्टेड रहना कितना ज़रूरी है आज के टाइम में? ये सनातन विद्या बोलती है कि आप जो हैं अगर रिलीजियस होंगे तो आप मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, तरीका समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आप रिलीजियस नहीं होंगे तो आप बेतरतीब जा सकते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज नहीं होगी। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन आपको परम शक्तिमान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और फिर जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो जहाँ पर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो आप उससे जाकर क्षमा याचना मांगते हैं कि ये मुझसे गलती हो गई। तो आपको फिर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, चाहे आप अपने शांत होकर बैठें, मेडिटेशन करें, चाहे आप मंदिर जाएं, चाहे गुरुद्वारे जाएं। आप जाएंगे, कहेंगे कि ये काम मुझसे गलत हुआ, या फिर मुझे ये शक्ति दो कि मैं इस काम को ठीक कर पाऊँ। बहुत बार जीवन के अंदर अवरोध आते हैं जो कि कोई ठीक ही नहीं कर पाता।
मान लीजिए कि एक बच्चे ने इंटरव्यू दिया और उसको बड़ा होप है कि यार यहाँ पर मेरा हो जाएगा और वो चाहता भी है वहाँ पर होना। 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, रोज माँ बाप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ बेटा उसका। अब वो झल्ला रहा है, मैं क्या जवाब दूँ। उसको फ्रेंड्स पूछ रहे हैं, वो एचआर को फ़ोन कर रहा है, क्या हुआ जी मेरा। वो कह रही है कि अभी डिसीजन नहीं हो पाया। अब वो किससे बात करे, किससे बात करे, क्योंकि जिससे भी बात करेगा अगले दिन वही क्वेश्चन दोबारा उससे वो पूछना शुरू कर देगा, चाहे वो बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, वो कल से पूछना शुरू कर देगी क्या हुआ, अच्छा आज आया कि नहीं आया, फिर वो मिलेगा 3 दिन के बाद, आज आया कि नहीं आया। भगवान के पास जाओगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा कि चिंता मत करो, होने वाला है, या फिर कोई नई उम्मीद की किरण जग जाएगी, एक नया इंटरव्यू आ जाएगा, आप वहां से अलग हटके कहीं और लग जाओगे, आपका ध्यान वहां पर भटकेगा नहीं। तो ये फर्क होता है कि आप मान लीजिए कि आप कोशिश कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होना ना, तो आप परेशानी के अंदर आ सकते हैं। लेकिन जब आप किसके प्रति भक्ति रखते हैं वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर आप एक बार अपनी बात को कह देते हैं उसे कि मैं तो इंटरव्यू दे आया था, अब आपका मन और उनका मन हो ना हो, अब जो है मैं आगे देखता हूँ और मुझे आगे की दिशा दिखाइए। तो अगले दिन ही उसके ईमेल पे आया होता है कि एक और जो है वो इंटरव्यू आया हुआ है, तो कहता है चलो अब यहाँ चलते हैं देखने के लिए। तो ये सब बातें होती हैं। तो आपकी एनर्जी को ठीक करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा बहुत पूजा पाठ करेंगे तो कम से कम किसी से ऐसे बच्चे से बात कर सकते हैं कि अपनी बात कह पाएं। वाह। और मुझे लगता है जो आपने कहा ना, वो परमात्मा से, वो सुप्रीम पावर से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, ताकि आपको उसकी कंसिस्टेंट ब्लेसिंग्स और डायरेक्शंस मिलते रहें। अमेजिंग सर। एक और चीज़ है जिसको मैं भी बहुत मानता हूँ, हमारे माँ बाप, ऐसा बोला गया कि हमारे माँ बाप भगवान के बराबर ही हैं। ये भी बोलते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा माँ बाप के साथ रहते हो या बहुत ज़्यादा सेवा करते हो तो बाकी रिलेशन भी, आने वाले जो रिलेशनशिप वो भी ख़राब होते हैं। तो लोग ना बैलेंस भी नहीं बना पाते, समझ नहीं पाते कि क्या सही क्या गलत। और मैं बहुत मानता हूँ कि भैया माँ बाप की सेवा तो आपका धर्म है, ये तो करना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये इसको बैलेंस किया जाए, या ये कितना सही है कि उनका ध्यान रखना चाहिए? मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि माँ बाप का ध्यान नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छा रखना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान देना चाहिए कि माँ बाप को भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि माँ बाप ही तो ह्यूमन बींग्स है ना, हाँ। वो भी स्वार्थी हो जाते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। कि माँ बाप स्वार्थी होते हैं और बच्चे जो हैं वो उस स्वार्थ को भक्ति के रूप में समझ नहीं पाते हैं, वो क्योंकि माँ बाप की भक्ति कर रहे होते हैं। और ऐसे केसेस के अंदर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब होने आरंभ हो जाते हैं। और बच्चे जो हैं नेग्लेक्टेड फील कर सकते हैं उनके सिबलिंग्स कि इसकी बहुत तगड़ी पकड़ है माँ बाप के ऊपर, माँ बाप इसी की बात मानते हैं, ये होता है। या फिर ये होता है कि स्पाउस जो है वो परेशान हो जाती है। तो ये एक बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि माँ बाप की सेवा करना परमो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन माँ बाप को भी समझना चाहिए कि लिबर्टी कितनी लेनी है और कितनी देनी है। और बच्चे को भी समझना चाहिए कि कौन सा समय मेरा किसके लिए है। अगर उसके बच्चे हैं, उसकी स्पाउस है, वो खुद है, उसके और रिलेशनशिप हैं, तो कौन कौन से हिस्से के अंदर कब कब टाइम उसको बिताना आना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सब चीज़ें हॉरोस्कोप से भी पता चलती हैं। अच्छा, ओके। कि जैसे मेरे पास कोई हॉरोस्कोप आता है, लड़की लेकर आती है और कहती है कि ये लड़के का हॉरोस्कोप है, ये मेरे लिए ठीक रहेगा। तो कुंडली के अंदर ही पता लग जाता है कि मैं कहूँगा भाई ऐसा है कि ये माँ की बहुत सुनेगा, तेरी कम सुनेगा। तो एकदम सत्य में आ जाती है वो कि ये क्या हुआ। तो ये हॉरोस्कोप से पता चल जाता है कि हाँ, कि ये जो है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका बहुत ज़्यादा रहेगा। रहना भी चाहिए, लेकिन हर चीज़ एक परिधि के अंदर ठीक रहती है। बिल्कुल सही, एग्री, करेक्ट। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जब घरों में झगड़े हो रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, चाहे वो क्लोज ही होते हैं ज़्यादातर परिवार के, उनकी वजह से दिक्कत आती है ज़्यादातर। तो वो बैलेंस बनाना कि कैसे सेवा भी करनी है और कैसे बाकी सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी, शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना आजकल के हाउस होल्ड में ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। जब
जो है वो सेकंड या थर्ड जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली से कंपाउंड फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली बनना शुरू हो गई है। जब जब जिन लोगों ने न्यूक्लियर फैमिली देखी है उनके बच्चों की जब मैरिजेस हो रही हैं वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि क्योंकि अब वो फैमिली कंपाउंड हो रही है। पहले वो अकेले रहे हैं हाँ। और उनका बच्चे थे 1 या 2 और अब उन बच्चों की शादी हो रही है और वो बहू लेकर घर में आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो सास है और जो बहू है उसके बीच में पावर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पावर कॉन्फ्लिक्ट, हाँ correct। और वो पावर कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि बहू को लगता है कि ये सास जो है इसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है और सास को लगता है कि मैं तो अब तक कंट्रोल कर रही थी सब कुछ, ये मेरे हाथ से कैसे जा सकता है। ये इंटरनल सोच है। उसको ये समझ में नहीं आता कि वो रानी थी अब राजमाता हो गई है। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। आई थिंक ये सारा झगड़ा ना उसका है, पावर का है कि कुछ लोगों ने वो संभाला हुआ होता है एक दौर तक और अचानक से वो जाता हुआ दिखता है, अपना बेटा या बेटी जाती हुई दिखती है तो वहां पर ना वो इनसिक्योर हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तो आई थिंक ये बहुत आई थिंक सभी को समझना भी चाहिए। आई थिंक ये फ्रॉम एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू, सुख पॉइंट ऑफ व्यू, भैया सब सुखी रहें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर गेम खेलने से ज़्यादा दुखी मिलेगा शायद इसके बारे में। पर इसके लिए सास का हॉरोस्कोप चाहिए, ससुर का हॉरोस्कोप चाहिए, बेटे का हॉरोस्कोप चाहिए, फिर उनकी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। फिर उन सब के अपने अपने नैरेटिव्स होते हैं तो वो नैरेटिव्स के अंदर बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, उनको जो है मिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मिल जाता है। ये इसमें काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ ए फैमिली काउंसलिंग बिफोर मैरिज होनी बहुत ज़रूरी है सो दैट ससुर को पता लगे कि मैं कैसा रोल निभाने वाला हूँ और सास को पता लगे कि अब कौन सी चीज़ छूटने वाली है और कौन सी चीज़ नई आने वाली है। वो अब एक नेक्स्ट लेवल का गेम है उसके लिए, उस लेवल का गेम नहीं है जो अब तक वो खेल रही थी। तो अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि शादी से पहले दोनों परिवारों की कुंडली मिलनी जरूरी है, सबका पता होना चाहिए, अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता, ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया, लेकिन एक परिवार की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मैंने ये देखा कि घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ही तब शुरू होते हैं जब जो माँ बाप होते हैं उनके नैरेटिव में और जो बच्चा होता है उसके नैरेटिव में फ़र्क होता है, और जो नई लड़की आती है या नया बच्चा आता है घर में उसका नैरेटिव फ़र्क हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो एक बार जो है वो अपने रोल को समझना शुरू कर दें कि मेरा रोल क्या है। तो इसके लिए यदि काउंसलिंग की जाए तो वास्तव में आ जाती है पॉजिटिविटी, और यदि वो अपने ढर्रे पे चलें कि मैंने तो ऐसे किया था, मैंने तो ऐसे देखा था, तो वो ज़माना 25-30 साल पुराना था, वो ज़माना अब का नहीं है। तो आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे होते हैं। और ऐसे ऐसे आते हैं जिसके अंदर बेटा और माँ वहीं लड़ रहे होते हैं आपस में कि तुमने तो ये कर दिया, वो तूने ये कर दिया, तूने मेरी ऐसे नहीं सुनी, तूने मेरी वैसे नहीं सुनी, और ये बात और वो बात सब रहती है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी के सहारे चले जाते हैं लोग कि चलो पहले गुण मिला लेते हैं, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ये भी अच्छा सवाल है, मैं पूछूंगा आपसे कि गुण मिलाना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं वो तो बिल्कुल जाते भी नहीं है, डर की वजह से नहीं आते, यार मैं जाऊंगा कुछ बता देगा तो वहम पड़ जाएगा कि उन्होंने कुछ बता दिया तो। लेकिन आपका तो कहना ये है कि अगर कुछ हुआ भी तो आप उसको करेक्ट कर लो, ऐसा नहीं होगा कि यार, जैसे मैंने कई बार सुना है कि मतलब मुझे याद है जब मेरी शादी की बात चल रही थी तो बहुत सारे जब मेरे सामने जो प्रपोजल आए तो वो बोलते थे भैया इस लड़की से तो शादी करनी ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं, ऐसा डरना नहीं चाहिए लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। देखो, मैं तो ये कहूँगा कि बात डर की नहीं है, बात समझ की है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि मैं आपसे कहूँ कि जाकर मेडिकल रिपोर्ट लेकर आओ अपनी, थोड़ा डर लगता है ना, थोड़ा सा यार पता नहीं कौन सा पैरामीटर गड़बड़ा जाए। और बहुत सारे लोग इस डर के कारण बहुत समय तक 5-5, 7-7 महीने निकल जाते हैं डॉक्टर के कहने के बाद भी अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराते, क्योंकि उनको डर लगता है कि कोई चीज़ निकल ना जाए। यही फियर हॉरोस्कोप मिलाने में भी होता है कि कोई चीज़ निकल ना जाए गलती से और उस कारण से ये नेगेटिव ना हो जाए बात। लेकिन बात समझने की है कि अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है नेगेटिवली तो उसको तो रोकना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि लड़के के हॉरोस्कोप में लाइफ कम है, मान लीजिए, और लड़की के हॉरोस्कोप में ये लिखा हुआ है कि जिससे इसकी शादी होगी उसकी लाइफ कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दोनों की शादी कर दी तो वास्तव में उस लड़के की लाइफ कम हुई रहेगी।
दोनों में हो गया। हाँ, दोनों में हो गया। नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए लड़के की लाइफ कम है और शादी उसकी हो गई ऐसी लड़की से जिसके में लिखा हुआ है कि इसके हस्बैंड की लाइफ लंबी रहने वाली है, तो इसके हॉरोस्कोप की नेगेटिविटी उसने काट दी। दिस इज मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। वो जो हम गुण मिलान करते हैं वो मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप नहीं है, वो बहुत एलिमेंट्री मैचिंग है। ये है मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। मैं कहता हूं कि लड़का बहुत गुस्से वाला है, लड़की बहुत गुस्से वाली है, मैचिंग कहां हुई इसमें? लड़का गुस्से वाला है, लड़की समझदार है, तो गुस्सा तो ये भी करेगी लेकिन समझदारी से करेगी, मैचिंग हो गई। मैचिंग हो गई, वाह। लड़के के हॉरोस्कोप के अंदर बहुत बार प्रेम जो है वो हो सकता है कि अपनी वाइफ की तरफ ना हो और कहीं थर्ड या फोर्थ पार्टी में हो जाए। करेक्ट। लड़की के हॉरोस्कोप के अंदर डिवोर्स के योग हैं, तो वो दोनों के दोनों इकट्ठे मिलेंगे तो डिवोर्स हो जाएगा। और लड़की के हॉरोस्कोप में ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर इतने पॉजिटिविटी है इसके वीनस के अंदर कि अपने ये हस्बैंड के नेगेटिव वीनस को भी संभाल सकती है। मैच हो गया, मैच हो गया, उसको वो कट गया। अरे मैच हो गया। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि ये जीवन में इनके होने क्या वाला है। यदि हमने ये समझने की कोशिश कर दी, एक आदमी है, एक लड़की कहती है कि तुम जितना कमाओगे मैं खर्च कर दूंगी, और दूसरी लड़की कहती है कि मैं जो हूं तुम कम भी कमाओगे तब भी मैं उसको बहुत इंटेलिजेंटली खर्च करके उसको बढ़ा दूंगी। तो मैच किससे हो रहा है हॉरोस्कोप? मैच दूसरी वाली से हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैचिंग जो है, जो वास्तव की मैचिंग है वो कोई कर नहीं पा रहा है, सब गुणों तक रह जाते हैं। जबकि गुण जो है वो 2-3 गुण भी मिलते हो ना 36 में से तब भी शादी हो सकती है, और 36 के 36 गुण भी मिलते हो तब भी शादी हो सकता है ना होती हो। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन एप्स आ गई हैं गुण मिलाने के लिए, वहीं पर लोग मिलाते रहते हैं और उसके बाद बोलते हैं अरे ये तो परफेक्ट लग रहा है। और ये तो मुझे नहीं लगता कि इस डिटेल में जाते हैं, ये जा ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है कि ये भी देखना चाहिए। अब मेरे पास जो लोग सेपरेशन के दर्ज पे बैठे होते हैं और वो आते हैं कहीं से पूछ पाछ के, और आते ही कहते हैं कि सर हमने तो शादी की थी, गुण मिला के शादी की थी, और उसके बाद भी सर ये परेशानी हो गई, लड़की ये नहीं करती, लड़का वो नहीं करता, ऐसा है वैसा है। तो जब मैं कुंडली देखता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि सिर्फ गुण ही मिलाए थे, कुछ और भी मिलाया था? कहते जी गुण मिलाए थे, कंप्यूटर पे देख लो जी, वो ऐसे ये खोलो, फलाना आपकी वेबसाइट खोल के देख लो, इतने गुण मिल रहे हैं जी। तो पता लगा कि उनके वो सिर्फ गुण मिलाने पे ही रह गए। और बहुत बार मैंने ये भी देखा कि अब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी एस्ट्रोलॉजर, जिसको ये पता नहीं है कि कुंडली कैसे मिलाई जाती है, आप उससे कुंडली मिला लोगे तो आपके लिए वो परेशानी का कारण बन जाएगा। तो वन शुड नो कॉम्प्रिहेंसिवली हाउ टू मैच अ हॉरोस्कोप, एंड इट इज़ नॉट द टास्क ऑफ एवरी अदर एस्ट्रोलॉजर की कोई भी मिला देगा, ऐसा है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में जो जिस तरह से बाहर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने क्या क्या नोटिस किया है कि कितनी गलतियां लोग कर रहे हैं? ऐसा कुछ आपके सामने आया है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बता दिया था बट ऐसा कुछ नहीं था? कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हो रही हैं? देखिए, मैं कोई नहीं होता मिस्टेक्स किसी की कहने वाला, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस विज्ञान को ना लोग बिना मतलब में इसका ऐसा दोहन कर रहे हैं कि परेशानी हो रही है। भय फैला देते हैं, तो आपको स्केयर कर दिया, इससे ज़्यादा क्या परेशानी है? तो मुझे क्या लगता है कि स्केयर हो गया। मेरे पास लोग आते हैं, वो आते ही तोते की तरह बोलता है कि मैं इतनी सारी अंगूठी पहने हुए हूँ, मैं जो हूँ वो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरी कुंडली में ये दोष है, मेरी दोष ये है। तो मैं सोचता हूँ पहले तुम ही बता लो कि भाई तुम क्या क्या सुना के आए हो। तो वो इतने सारी पूजा पाठ कर रहा होता है कि सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक तो पूजा कर रहा होता है वो, ये पूजा वो पूजा, और उसके बाद उसने न जाने क्या क्या अंगूठियाँ पहन रखी हैं, क्या क्या जो है अपने गले के ऊपर जो है मालाएं धारण कर रखी हैं, और फिर भी उसका काम चल नहीं रहा। तो ये जो भय फैला के लोग न जाने क्या करते हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ टूल टू spread fear. It is a tool to basically just eradicate the fear from the masses. तो ये सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है कि हम एस्ट्रोलॉजी को फियर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जो मुझे पसंद नहीं आता। आई थिंक ये मुझे यही लगता है कि आजकल हम जो देखते हैं ये इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हो गया है कि जहाँ पर लोग फियर के, क्योंकि लोगों को पता है ना कि लोगों को डर है,
रिलेशनशिप का, पैसे का, या तो नहीं है या फिर खोने का डर है। तो मुझे लगता है डर के कारण बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं लोगों को। देखिए, मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी पढ़ी है इन लोगों की जिनके पास ही जाते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र 35 साल है, मेरे पास आओगे हम्म, तो मेरे पास बैठते ही मैं कहूँगा यार देखो शनि बहुत परेशान कर रहा है तुमको, तुम्हारी मैरिज लाइफ में दिक्कत होगी और तुम्हारा जो है वो बिजनेस ठीक नहीं चल रहा होगा। अरे सर आपने तो पकड़ लिया। कहते बस अब ये शनि की पूजा कर लो क्योंकि शनि परेशान कर रहा है तुमको, या शनि का ये कर लो या शनि का वो कर लो। तो दे आर गिविंग अ कोल्ड रीडिंग, दे आर नॉट इवन लुकिंग एट द हॉरोस्कोप की क्या है क्या नहीं है। एक कोल्ड रीड किया उन्होंने उनको और जो है उनकी परेशानी को पकड़ा और जो है वाहवाही लूटी कि क्या तगड़ी प्रोडिक्शन करते हैं और उपाय दे दिए। तो मैं ये कहूँगा कि यू हैव टू बेसिकली लुक बियॉन्ड दिस। आपको तो ये देखना है कि कैसे जीवन को ठीक करना है, हाउ टू जस्ट मैनेज थिंग्स आउट। सारा अच्छी तरीके से अपना जो भी आपके पास पॉजिटिविटी है उनको लपेट के एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ चलना ही इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी टीचेस यू। अमेजिंग, अमेजिंग। सर अब बहुत तरह के लोग हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लेकिन कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। तो इनके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग? मेरे ख्याल से तो जो अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं अच्छा कर रहे हैं, सबको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए पहले। ठीक है, परफेक्ट। होता ये है कि आपसे गलती कब होती है? जब आप अच्छा कर रहे होते हो। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या गलती होंगी आपसे? हाँ, आप जब अच्छा कर रहे होते हो तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, आपने अपने बहुत सारे नेगेटिव प्लैनेट्स को फीड किया हुआ होता है। और जब आपका हल्का समय आता है तब वो जो गलतियां होती हैं सामने आती हैं कि यहाँ फंस गए, वहाँ फंस गए और दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप अच्छा कर रहे होते हो लाइफ के अंदर तो आपको ज़रूर एक पाथ ज़रूर समझना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है कि आपकी दशाएं और आपका ट्रांजिट बहुत अच्छा है और आप बिजनेस को एक्सपैंड कर देते हो या नौकरी चेंज कर लेते हो, लेकिन वो 6-7 महीने का टाइम होता है। उसमें आपको लगता है कि यार एक्सपेंशन तो हो गया, आप सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद ही समय हल्का हो गया। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था अपने बिजनेस के अंदर वो फिर आपके ऊपर भार पड़ जाता है, डेट नए शुरू हो जाते हैं, या फिर आप उछल कूद के एक अच्छी जॉब से बहुत अच्छी जॉब में चले जाते हो, लेकिन वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपको आपसे थी उन लोगों को वो शायद आप दे नहीं पाए किसी कारण से, क्योंकि जॉब रोल ही बहुत अलग था और आपकी वो जो आपका जो वो था रिज्यूमे उसके हिसाब से वो फिट नहीं हो रहा था। तो पता लगा कि आपकी दशा खराब हुई और आपने एक गलत स्टेप ले लिया और आप एक ऐसे जहाँ पहुँच गए जहाँ पर आपको पिंक स्लिप मिली और आप बिना जॉब के हो गए। तो जब आपका अच्छा चल रहा होता है तो हॉरोस्कोप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके अगले 2-4-3 साल जो हैं वो प्लान अप हो जाएं। ठीक है। और जब खराब चल रहा है तो फिर तो हम हैं ही बैठे कि कैसे जो है धक्का लगा के स्टार्ट करूं। और इसके अंदर मैं बताऊं कि मेरे पास वो लोग आते हैं बहुत सारे जो कि मान लीजिए कि नौकरी नहीं है, ठीक है, ठीक है, और इतनी सारी अंगूठियां पहनी है यहाँ, जेमस्टोन पहने हुए हैं। तो मैं पूछता हूँ यार उनसे कि यार नौकरी तुम्हारी है नहीं और तुमने इतने सारे जेमस्टोन नहीं पहन रखे हैं, इससे कुछ फ़ायदा हुआ? कहते जी फ़ायदा क्या हुआ, पैसे और खर्च हो गए इसको। तो जेमस्टोन्स जो होते हैं ना, इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अच्छे होते हैं, नो डाउट अच्छे होते हैं, लेकिन वो आपकी बंद गाड़ी को चला नहीं सकते। ओके, वो चलती हुई गाड़ी को तेज कर सकते हैं। ओके, ओके, तो मान लो कि कोई चीज़ रुकी हुई है, हल्की है, तो देयर इज नो पॉइंट इन पुटिंग एनी जेमस्टोन्स। ठीक। आप जो है अपने सिस्टम को ठीक करिए, एक बार गाड़ी चालू हो जाए तब जो है वो मैं बताऊंगा कि इसको और अच्छा करने के लिए, ताकि जो है ये बिल्कुल स्विफ्टली भागे, उस पर आपको क्या जेमस्टोन पहनने चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो आए हैं, ये भी पहन लिया वो भी पहन लिया, आपस में विरोधाभासी भी जेमस्टोन पहन लिए, वो नहीं करना चाहिए। बल्कि आपको जो है वो अपने जीवन को थोड़ा सा एक बार ट्रैक पे आ जाए, फिर उसको एनहांस करने के लिए कुछ पहनना होगा तो ज़रूर पहन लें उसको। क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत, क्योंकि आज के टाइम में जब आप बहुत सारे लोग जब जाते हैं किसी के पास तो सबसे पहले जेमस्टोन ही सजेस्ट करते हैं कि तुम ये पहन लो, तुम पहिरा पहन लो या डायमंड पहन लो या पन्ना पहन लो या पुखराज पहन लो। तो क्या पुखराज, जैसे पुखराज का मैंने बहुत सुना है कि पुखराज आप पहनते तो बहुत सारे पैसे आते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, जाते तो है, बहुत महंगा आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप पढ़ाई शुरू करिए एस्ट्रोलॉजी की, ठीक। तो 1 महीने के बाद जो आपको चैप्टर आएगा
वो आएगा कि कौन सी राशि को कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। ओके। 1 महीने के अंदर ही आ जाएगा ये। अच्छा। 1 महीने की पढ़ाई के बाद ये चैप्टर आ जाएगा। और उसके बाद कौन सी पूजाएं करनी चाहिए ये आ जाएगा। ये रेमेडियल साइंसेस में आता है। मतलब एक चैप्टर, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें एक रेमेडियल साइंसेस वो होता है टॉपिक, सब्जेक्ट, जिसको पढ़ना होता है, ये सबसे पहले आ जाएगा। तो व्यक्ति जो कि बहुत तेज होते हैं, यानी कि बहुत तेजी से सोचते हैं कि मैं एकदम डॉक्टर बन जाऊं और मैं अब उसके बाद तो मैं एस्ट्रोलॉजर ही हो गया, तो उसको लगता है यार ये रेमेडियल साइंसेस सब कुछ ही है ये। यानी कि मैंने जेमस्टोन मुझे निकालने आ गए कि क्या पहनने चाहिए इसको, और मुझे ये निकालना आ गया कि इसको कौन सी पूजाएं करनी चाहिए, क्या इसको दोष है, ये निकालना आ गया मुझे। कहते अब मुझे कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। नाउ आई विल जस्ट सिट डाउन इन माय ऑफिस एंड आई विल लुक एट द हॉरोस्कोप। इधर आ भाई, तू पुखराज पहन ले। वो उसने जेमस्टोन गलत नहीं बताए हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये जेमस्टोन पहने कब जाने चाहिए, इनको पहनने का फायदा भी है कि नहीं है। एक जेमस्टोन होता है एलेक्जेंड्राइट, वो आप पहन लीजिए तो आप राजा तुल्य हो जाते हैं, लेकिन हर कोई थोड़ा ना पहन लेगा और राजा तुल्य हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके योग दशा कब आ रही है, उसको पहनने से फायदा कब है। आप घर पे बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसको पहन ले तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा उससे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो जेमस्टोन्स पूजा पाठ बताते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नॉलेज नहीं होती, लेकिन उनको एप्लीकेशन की नॉलेज कम होती है। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मतलब मुझे भी बहुत लोगों ने बताया, बट लकीली नॉट, आई डोंट नो लकीली और इफ कि नहीं अनलकीली, मेरे को ना कभी वो समझ में आया नहीं कि यार मेरे को पहनना चाहिए, क्योंकि मेरे को हाथों में बहुत ज़्यादा चीज़ें पहननी पसंद नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कई बार जो लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस इंसान को रिलेवेंट एक्सपीरियंस उतना है या नहीं है। अगर वो सजेशन आपको दे रहा है तो दैट मीन्स समथिंग। और आपने जैसे बोला कि रुकी गाड़ी को नहीं चलाएंगे, ये जो चल रही गाड़ी उसको तेज दौड़ाने में आपको मदद कर देंगे, बिल्कुल, जो कि शायद सब चाहते भी हैं। एक बात और भी है, मैं बताता हूँ कि मैंने जो देखा कि जो नॉलेज की थोड़ी सी, मतलब कि ज़्यादा एप्लीकेशन की कमी है, नॉलेज की बात नहीं कहूँ, एप्लीकेशन की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे पुखराज पहनना चाहिए, हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा लगन कुछ है और उसके हिसाब से पुखराज फिट है मेरे लिए। कुंडली के अंदर पुखराज पहनने से होगा क्या, गुरु मजबूत हो जाएगा। मान लो कि कुंडली के अंदर गुरु जो है उसके 100/100 नंबर है, यानी कि अपनी फुल पोटेंसी पे काम कर रहा है। तो पुखराज पहन के गुरु के 110 नंबर थोड़ा ले आओगे। जब 100 नंबर आ चुके हैं तो उसकी ट्यूशन कर क्यों रहे हो? आपको तो उस सब्जेक्ट की ट्यूशन करनी है जो आपके लिए अच्छा है, आपके कोर्स का है, और उसमें आपके नंबर कम है या कम आते हैं, जिसमें ऑलरेडी 100/100 नंबर है। यानी गुरु अगर आपको धारण करना है, आपकी कुंडली में गुरु स्वग्रही है, उच्च का है, तो आपको ये पहनने की जरूरत नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूँ कुंडली के अंदर, अरे ये पहन क्यों रखा है आपने स्टोन? आपकी कुंडली में तो वो फलाना प्लैनेट जो है वो बहुत अच्छी लोकेशन पे है या बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा है, हमें तो बताया गया। तो इसका मतलब क्या, जो पंडित जी हैं या जिन्होंने वो कुंडली देखी है, वो जस्ट वो बिल्कुल थंब रूल के हिसाब से, अरे तुम ये पहन लो। उन्हें देख तो लो कुंडली के अंदर उसकी जरूरत भी है कि नहीं है। वो ऑलरेडी जो है सुपर एक्सॉल्टेड हो रखा है और आपने उसको पहना दिया, जरूरत ही नहीं थी उसको पहनाने की। तो बहुत सारी धारणाएं गलत हैं कि दशा चल रही है तो पहन लो, तुम्हारी कुंडली के अंदर एक्सीडेंट के योग को कम करने के लिए मंगल पहन लो यानी मूंगा पहन लो। तो बहुत सारी जो थियोलॉजीज हैं वो गलत हैं, दे शुड बी करेक्टेड फॉर दैट मैटर। एस्ट्रोलॉजी क्या फास्टिंग के बारे में भी बात करती है क्या? कि फास्ट करना है तो आपके प्लैनेट ठीक हो जाएंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का एक पूरा चैप्टर है, बल्कि जब मैं अभी बहुत जल्दी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी नहीं, 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कोर्स मटेरियल बना रहा हूँ। तो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसके 4 सब्जेक्ट्स होंगे। तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट वास्तव में जो है वो फास्टिंग के ऊपर ही है, कि हाउ टू बेसिकली एक्टिवेट योरसेल्फ इन अ वेरी पॉजिटिव वे थ्रू फास्टिंग।
तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता ही है कि आपने जब से होश संभाला होगा तब से आपकी माँ, आपके रिश्तेदार कोई ना कहीं फास्ट कर रहा होता है, कभी किसी दिन का, कभी किसी दिन का। तो उसका बड़ा महत्व है, ये शुरू से चला आ रहा है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक महत्व है वो लोग कम समझते हैं, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने समझा हुआ है। उसी को मैं जो हूँ चैप्टर के रूप में, अपने टॉपिक के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में लेकर आऊँगा, ताकि लोग कोरिलेट कर पाएँ कि हमको अल्टीमेटली करना ही क्यों है। बट मतलब इज इट मोर अबाउट प्लैनेट करेक्शन, या उससे कुछ फर्क होता है, या आपकी खुद की एनर्जीज बदलती है? नहीं, प्लैनेट कनेक्शन है। आपको एक पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी चाहिए, या आपको एक प्लैनेट की एनर्जी कम करनी है, एंड फॉर दैट फास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके हॉरोस्कोप से हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको पित्त की परेशानी है, मंगल जनित कर रहा है इसको, मान लीजिए, तो मैं कहूँगा कि आप मंगलवार के फास्ट कीजिए। आपको हो सकता है कि मैं संडे के भी करा दूँ, हो सकता है कि मैं आपके ट्यूसडे के कराऊँ, हो सकता है आपके थर्सडेज के कराऊँ। तो दैट ऑल डिपेंड्स कि कौन सा प्लैनेट जो है सुपर एक्टिवेटेड हो रहा है और वो नेगेटिव रूप से आपकी सेहत को इम्पैक्ट कर रहा है। अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक बहुत अच्छी, मुझे लग रहा है मास्टर क्लास हो गई आज पूरी। आई थिंक क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, क्योंकि एक अगेन ये एक इस तरह का टॉपिक है जो कि जो बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद कोई समझ सकता है, जो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने विजडम से हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और आप कोई भी एक ऐसी फाइनल एडवाइस है जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, पॉजिटिविटी में, और एक सही डायरेक्शन में सोचना, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करना, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, तो इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। क्या आपका उनके लिए कोई फाइनल मैसेज है सर? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, देखो यार, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम, एंड देन व्हेन यू कैन ड्रीम देन यू कैन अचीव। दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। तो आप ड्रीम करो, एंड देन वंस यू नो दैट व्हाट यू हैव टू अचीव, देन do it yourself. If you cannot, then come to me or come to any person who can help you astrologically. Right. It is not about doing remedies. It is about understanding that what to do, when to do, how to do. Right? यही एक टीचर करता है। तो looking at your chart, हम जो है वो आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि what to do, when to do, how to do. ये बहुत आराम से हो सकता है। गुरुकुल की जो परंपरा है वो भी यही कहती है कि जब बच्चा 4 साल में, 3 साल की उम्र में जब गुरुकुल के अंदर प्रवेश करता था, तो जो अध्यापक होते थे, जो गुरु होते थे गुरुकुल के, वो उसके चार्ट को पढ़ के कहते थे कि इसको इस क्लास में भेज दो, ये इसके अंदर ठीक रहेगा, इसको इस क्लास में भेज दो, इस क्लास में ठीक रहेगा, इसको उस क्लास में भेजो, उसमें ठीक रहेगा। उसका चार्ट ऐसा बोलता था, तो उसको वैसे बोलते थे। एंड दे यूज टू एक्सेल, क्योंकि सब किसी न किसी तरीके से ऋषि मुनि बन के ही निकलते थे। उस समय के साइंटिस्ट बन के निकलते थे वो लोग, क्योंकि जो उन्होंने खोज की वो हम 500 साल तक भी नहीं कर पाए, उसके आगे तक वो जो उन्होंने खोज कर ली। जी, अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे खुद बहुत सीखने को मिला है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। बहुत सारे लोगों को अपने अपने सॉल्यूशंस आज जो ढूंढ रहे होंगे अपनी लाइफ के लिए, वो मिल गए होंगे। और अगर आपको भी ऐसा मिला है कि ये सॉल्यूशन मुझे मिला और मैं इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करूँगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो बात ज़रूर बताना, सो दैट अगेन ये जो आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत बार जब लोग कोई वीडियो देखना शुरू करते हैं तो वो पहले देखते हैं कि कमेंट कैसे, अगर किसी आपको मदद मिलेगी, किसी या अब तक जो आपने सीखा उससे आपको मदद मिली, तो वो लोगों को भी, बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और अगेन इस पॉडकास्ट का जो रीच है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ मैं सर के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप, वैसे तो आप किसी से भी जाके सजेशन ले सकते हैं, लेकिन जैसा हमने बात की कि अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसको अपनी लाइफ का खुद का बहुत एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इतनी जन्मपत्रियों को देखा होगा, इतने चार्ट्स को पढ़ा होगा, तो आपको ना एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि कई बार हम ये से सोचने लगते हैं कि एक सही सोर्स लोगों को नहीं मिल पाता है। मेरे को लगता है कि आज भी हम सब लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सही कौन है, कि किसके पास जाया जाए जिसके पास हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, जिनके साथ हम बैठे हैं, इनका नाम बहुत ज़्यादा है। आपने यहाँ तो आज देख ही रहे हो, इसके अलावा भी आपने इनको बहुत जगह देखा होगा। जिस तरह से इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को मदद की है, आई एम श्योर आपको भी कर सकते हैं। इसलिए मैं रिलेवेंट लिंक डाल दूंगा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इनको डायरेक्टली फॉलो करके, डायरेक्टली कनेक्ट करके आप इनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी लाइफ के लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत सारा विजडम आपने शेयर किया, एंड आई विश कि ये जो पॉडकास्ट है बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। और मैं भी ये अपेक्षा और कामना करता हूँ कि आपका भी चैनल जो है वो दिन दुनी रात चौनी तरक्की करे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।